तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th सामान्य हिंदी का बहुत ही ज्यादा वायरल प्री बोर्ड का पेपर दिखाने वाला हूं, ठीक है। और इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि आपका प्री बोर्ड का जो एग्जाम है वह भी स्टार्ट होने वाला है। बहुत स्कूलों में हो चुका है, ठीक है। कई ऐसे स्कूल है जिसमें प्री बोर्ड का जो पेपर है वह चल रहा है। तो अगर आपके भी स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर स्टार्ट होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो सामान्य हिंदी का पेपर है बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है और यही पेपर हर स्कूल में आ रहा है, ठीक है। और ये केवल प्री बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी फंस सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा और कैसे कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समय जो होगा वह 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। यानी हिंदी के पेपर में कोई भी प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। पहला है खंड क, जिसमें कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से रहेगा और 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य से रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 100 सुजान एक अजान के लेखक कौन है, ठीक है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है, ठीक है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के जो लेखक है वह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तीसरा क्वेश्चन है कि ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है। अमरकांत है कि मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है, कि यशपाल है कि जैनेन्द्र कुमार है। यहाँ पर द रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, या जैनेन्द्र कुमार है। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। विद्या निवास मिश्र निबंधकार है ललित निबंधों के कि विचारात्मक निबंधों के कि मनोवैज्ञानिक निबंधों के या भावात्मक निबंधों के। तो विद्या निवास मिश्र ललित निबंधों की निबंधकार है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये कहां से था, तो ये गद्य साहित्य से पूछा गया था। अब जो नीचे का 5 क्वेश्चन है ये पद्य साहित्य से पूछा जाएगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान है डॉक्टर ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है गारसा दत्तासी, तीसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो प्रथम विद्वान है वह गारगा दत्तासी है। मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है, तो सूफी काव्य धारा का, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि रीति काल को श्रृंगार काल का नाम दिया गया है, ठीक है। मिश्र बंधुओं को कि राम शंकर शुक्ल रसाल को, ठीक है, कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो जो नाम दिया गया है रीति काल को श्रृंगार काल का नाम दिया गया है वह किसने दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। लहर के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, सबको पता होगा। लास्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है कि महादेवी वर्मा है या माखन लाल चतुर्वेदी है, तो अज्ञे जी है, ठीक है। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है, तो अज्ञे है। अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। एक गद्यांश आपको करना होगा जिस पर 5 प्रश्न पूछा गया है। जैसे गद्यांश दिया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यह गद्यांश दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जन का प्रवाह का आशय लिखिए, ठीक है,
कि इसका क्या आशय है, इसका क्या तात्पर्य है, अर्थ क्या होता है जन के प्रवाह का। तो इसमें आपको लिखना है कि जो जन का प्रवाह होता है यह अनंत होता है। ठीक है, क्यों अनंत होता है? क्योंकि इनका जो जीवन है यह नदी के प्रवाह की तरह सदैव गतिशील रहता है। जैसे नदी की जो धारा है वह सदैव चलती रहती है, वैसे ही जन, जन मतलब जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका भी प्रवाह, उनका भी जो जीवन है वह नदी के प्रवाह की तरह है, लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, साथ ही वे अपने कार्य एवं मेहनत यानी कि श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हैं। यानी वे जितना मेहनत करते हैं, जितना कार्य करते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, उतना ही प्रगति होता है, उतना ही उन्नति होता है, और ये उतना ही आगे बढ़ते रहते हैं। यही क्या है, तो जन के प्रवाह का आशय है। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र निवासी जन इसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक है, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पर गद्यांश में ही दिया गया है कि राष्ट्र निवासी जन जो है यह नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें कि घाटों का जो निर्माण है यह नदी के समान ही राष्ट्र के लोगों को, ठीक है, यह क्या है कि नदी के समान ही राष्ट्र के लोगों को अपने कार्य एवं अपने मेहनत के माध्यम से प्रगति व उन्नति, ठीक है, क्या प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इससे ही क्या होता है, उत्थान के घाटों का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा गया है ना कि जिससे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी राष्ट्र के लोगों को क्या करना है, अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इससे ही उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। चौथा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो किसका हमें व्याख्या करना है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसका हमें व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगा, तो इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जब तक पृथ्वी में सूर्य की किरणें विद्यमान रहेंगी, जब तक पृथ्वी में सूर्य की किरणें, ठीक है, विद्यमान रहेंगी, तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी क्या रहेगा, अमर रहेगा। वही बताया गया है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अर्थात जब तक पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती रहेंगी, तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन भी क्या होगा, अमर होगा। यानी ये लगातार नदी के प्रवाह की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक मतलब चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो कभी संदर्भ भी लिखने के लिए आ जाता है, तो अगर संदर्भ आएगा तो डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पांचवें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगर आपको पहला नहीं आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरे में भी ऐसे ही क्या दिया है, एक गद्यांश दिया है और इस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे क्या दिया है कि मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है, तो मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहां से कहां तक व्याख्या करना है, यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता।
इसका हमें क्या करना है, तो व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर मनुष्य की मनोवृत्ति बिना परिवर्तन के विकास कर पाती, लिखा है ना इसमें कि यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है, अर्थात मनुष्य की जो मनोवृत्ति है वह बिना बदले हुए, बिना परिवर्तनशील अगर वह विकास कर पाती तो शायद वह भी नहीं बदलती। और अगर मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तनशील न होती, यानी वह नहीं बदलती, तो केवल भौतिकता में ही वह डूबती उतराती रहती, यानी हम केवल सोचते रहते उसके बारे में, विज्ञान के परिष्कार और आविष्कारों में संलग्न रहती। और आगे आपको लिखना है कि घर घर चल पड़ता, विज्ञान का जो सावेग है वह धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता, यानी वो शांति को भी कभी नहीं प्राप्त कर पाती, ठीक है। यदि क्या आपको क्या लिखना है कि मनुष्य की जो मनोवृत्ति है यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती, अर्थात जो मनुष्य की मनोवृत्ति है अगर वह बिना परिवर्तन के विकास पर कर पाती तो शायद वह नहीं बदलती, और अगर वह परिवर्तनशील न होती, यानी वह नहीं उसमें परिवर्तन ही नहीं होता, तो वो क्या करती कि केवल भौतिकता में ही डूबती उतराती रहती, विज्ञान के आविष्कारों में संलग्न रहती और शांति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाती। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कि मनोवृत्ति और धावन शब्दों का क्या लिखिए, आशय लिखिए। तो मनोवृत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, मानसिक शक्ति, क्या होता है, मानसिक शक्ति। और धावन का अर्थ क्या होता है, तो धावन का अर्थ होता है दौड़ लगाना, क्या होता है, दौड़ लगाना, ठीक है। अशोक आज भी इसी मौज में क्यों है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक आज भी इसी मौज में क्यों है, तो आपको लिखना है कि अशोक आज भी उसी मौज में है क्योंकि वह सभी परिवर्तनों से दूर है, उसकी स्थिति में न कहीं कोई परिवर्तन आया है और न ही वह परिवर्तन की इच्छा रखता है, इसलिए अशोक आज भी मौज में है। पांचवा क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम। तो शीर्षक का नाम क्या है, अशोक के फूल, और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इसका भी हो गया क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है जो कि पद्यांश है और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे चौथा पद्यांश है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, थी सनचित्र रात निशा उत्तेज टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का पाठ क्या है, कैकेयी का अनुताप, और इसके कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थी सनक्षत्र रात निशा उत्तेज टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। तो इसमें आपको लिखना है कि जब कैकेयी ये सब बातें कह रही थी कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यानी स्त्री के लिए एक शपथ के अलावा और कोई पथ नहीं है दुर्बलता का, ठीक है। यानी एक शपथ ही दूसरों को दिला करके वो क्या कर सकती है, कोई भी काम करा सकती है। दूसरों की कमजोरी केवल उसके लिए यही होता है। और यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि भरत ने मुझे ऐसा कहा है, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं, यानी जैसे मैंने अपने पति को खोया है वैसे मैं अपने पुत्र को भी खो बैठूं। ये जब कह रही थी कैकेयी, तो वही लिखा गया कि थी सनक्षत्र रात सी निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। यानी ये सब कहने के उपरांत, ठीक है, जब ये सब कह रही थी तो उस समय कहा गया है कि थी स नक्षत्र रात सी निशा ओस टपकाती, अर्थात तारों से भरी चांदनी जो है वह रात में ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे मौन सभा जो शांत सभा थी, यानी जो सभा उनकी बातों को सुन रही थी, वो अपने हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी, यानी कि रो रही थी, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन इसे कह रहा है। दुर्बलता का चिन्ह क्या है, तो ऊपर ही बताया गया कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी इसका चिन्ह है शपथ।
इसे कौन किसे कह रहा है? तो कैकेयी जो है वो श्री राम जी से कह रही है। ठहरो मत रोको मुझे कहूं तो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है? तो यह जो कथन है कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं तो सुन लो, यह कथन कैकेयी का है, जो उसने सभा में उपस्थित लोगों के प्रति कहा है। ठीक है, आगे पांचवा क्वेश्चन है कि नीरव सभा की स्थिति क्या थी? तो नीरव सभा की स्थिति यह थी कि वह हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी, यानी कि रो रही थी। तो ये हो जाएगा पद्यांश का उत्तर। फिर आता है अथवा में एक और पद्यांश दिया गया है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है, जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईस का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही इसको भी करना है। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है जो कि क्या करना है आपको, साहित्यिक परिचय देते हुए रचना का नाम लिखना है। ठीक है, तो 3 में से किसी एक का आपको करना है। फिर ख में भी वैसे ही है, 3 में से किसी एक का आपको करना है। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो आपको क्या करना है, बहादुर और पंचलाइट कहानी का सारांश याद कर लेना है और उद्देश्य, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर 7वें क्वेश्चन में खंड काव्य से प्रश्न पूछा गया, यानी आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है आपको उसी खंड काव्य का उत्तर देना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। फिर आता है खंड ख, जिसमें कि व्याकरण और संस्कृत से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 8वें का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो या तो पहला कीजिए या तो दूसरा, कोई एक करना है। फिर वैसे दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, चाहे पहला कीजिए चाहे दूसरा कीजिए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ को पूरा करना। क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ पूरा करना। ठीक है, दूसरा है घी के दिए जलाना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, घी के दिए जलाना मतलब अधिक से अधिक लाभ पर प्रसन्नता, यानी आप जितना सोचे अगर आपको उससे ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाए तो उस पर जो प्रसन्नता को दिखाया जाता है वही लिखा गया है कि घी के दिए जलाना। तीसरा है एक पंथ दो काज, तो एक पंथ दो काज का क्या हो जाएगा कि एक काम से दोहरा लाभ। ठीक है, एक काम आप करते हैं और उससे अगर दो लाभ हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक पंथ दो काज। और चौथा पूछा गया है कि एक अनार 100 बीमार, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार का मतलब एक ही वस्तु के अनेक इच्छुक, यानी एक वस्तु को अनेक लोग चाहने वाले, वही है एक अनार 100 बीमार। फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अत्याचार का संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा अति धन आचार। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन इंद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नय धन अकह, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है ख नंबर क्वेश्चन कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मना शब्द में कौन सा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें जो विभक्ति वह चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, यानी इसमें भी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय और उभय, तो अभय का अर्थ होता है भयहीन और उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी दूसरा करेक्ट हो जाएगा। कुल और कुल, तो इस छोटे ऊ का जो मात्रा है इसका होता है वंश। ठीक है, कुल का क्या अर्थ होता है, वंश होता है, और इस कुल का अर्थ होता है किनारा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वंश और किनारा, चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पत्र का, तो पत्र माने क्या होता है, पत्र माने पत्ता हो गया, पंख हो गया। ठीक है, तीर का क्या हो जाएगा, तीर माने तट होता है, सीमा होता है। अनंत माने आकाश हो गया, विष्णु हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनंत का अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग उसे दावाग्नि कहा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर घ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कृष्ण और राधा नित्य कर रहा है, तो कृष्ण और राधा क्या हो जाएगा, नित्य
कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य पूर्व में निकलता था, सूर्य पूर्व से निकलता है, क्या हो जाएगा, सूर्य पूर्व से निकलता है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, नहीं, मैं कलम से लिखता हूं। पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होती है, होता है नहीं। फिर 12 का क ख और ग, ये आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। श्रृंगार अथवा वीर रस का, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का, दोहा छंद अथवा सोटा छंद का। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, अथवा अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुणदोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, और मेरा प्रिय कवि। तो 5 में से किसी एक पर आपको लिखना है, जो कि 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है अपनी भाषा शैली में, तो आपको याद नहीं करना है। तो ये जो पेपर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखा हुआ है तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका प्री बोर्ड का पेपर कल है तो बस इस पेपर को पढ़ करके जाइए, आधा से ज्यादा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।